क्लास होगी वह क्लास आप सबकी आफ्टरनून में भी रखी जाएगी। 1 बजे से एक क्लास होगी और दूसरी क्लास आपकी कल 8 PM पर भी होगी। 8 PM पे क्लास मैं लूँगा। 1 PM पे कल हम लोग थोड़ा सा सोशल ग्रुप वर्क, यानी जो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने प्राथमिक प्रणाली, जिसको हम लोग प्राइमरी मेथड कहते हैं, जिसके अंतर्गत सोशल ग्रुप वर्क की भूमिका होती है, सोशल ग्रुप वर्क पर शिवांगी मैम कल 1 PM पर इंग्लिश माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगी और उसी में मैं आप लोगों को PDF भी जो है इंग्लिश माध्यम से ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास बेसिकली UGC नेट प्लस अगर हम बात करें तो मेडिकल सोशल वर्क है, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। हम सिलेबस के अनुसार जो है बात कर रहे हैं आप लोगों से, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि यूनिट नंबर 4 पर हम लोग जो है आ चुके हैं इस समय। कल मैंने आप लोगों से सोसाइटी के बारे में बात किया था और उसके अंतर्गत जो है आदिवासी सोसाइटी क्या है, ग्रामीण शहरी सोसाइटी क्या है, इन सभी चीज़ों पर मैंने कल आप लोगों से चर्चा किया था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे, संस्कृति को लेंगे। तो कल आप लोगों का मैं जो ये क्लास है, ये यूनिट नंबर 4 जो है कल समाप्त कर दूंगा। आज संस्कृति पर इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करेंगे, उसमें परिभाषा, प्रकृति, प्रकार और साथ ही साथ सामग्री और गैर भौतिकी के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। समय रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा सामाजिककरण पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोगों को कहीं डाउट लग रहा होगा, कुछ दिक्कत आएगी तो आप लोग कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा, मैं अंत में आप लोगों को इसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं संस्कृति के बारे में। कोई बच्चा मुझे संस्कृति की परिभाषा को रिप्रेजेंट करते हुए समझाएंगे या बताएंगे कुछ, संस्कृति क्या है, या मैं ही शुरुआत करूं? चलिए। अच्छा सर, संस्कृति एक तरह से पर्यावरण है सर। संस्कृति माने सब कुछ है, आचार व्यवहार जो भी है ना सर। अच्छा, ये सब कुछ संस्कृति में आ जाएगा। अच्छा, चलिए, बढ़िया, ठीक है, आपने अपने शब्दों में बताया, ठीक है। देखिए, संस्कृति, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर समाज है प्लस संस्कृति है तो एक बात यहाँ पे, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, तो इज इक्वल होता है भाषा। बात को समझिएगा, यदि भाषा है प्लस संस्कृति है तो इज इक्वल होगा समाज। मतलब ये 3 जो शब्द हैं इधर उधर हो सकते हैं बस। यदि आपको मैं कहूँ भाषा है प्लस समाज है तो संस्कृति है। और ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा लेवाइगोत्स्की का नाम। मनोविज्ञान में लेवाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत देते हुए ऐसे शब्दों को प्रस्तुत किया था। और संस्कृति जीवन की एक विधि है, एक मेथड है, जो आप, जैसे मैं कहूँ कि आप जैसे भोजन आप खाते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं और जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं, ये सभी संस्कृति का एक पक्ष है। साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, अगर कोई कहे आपसे कि संस्कृति क्या है, तो आप ये कहने का प्रयास करें कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये सभी संस्कृति का पक्ष के अकॉर्डिंग जब कभी बात हो तो आप कहना संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। मतलब इसमें वे सभी चीज़ें सम्मिलित हैं जो हमने एक समाज के सदस्य के नाते उत्तराधिकार से प्राप्त की है। तो आपने यहाँ पे पर्यावरण शब्द को जोड़ा तो गलत नहीं किया, अपने अनुसार जो बताया सही है। ये भी यहाँ अगर हम बात करें, देखिए मीनिंग बताया जा रहा है संस्कृति का, तो संस्कृति भाषा में सम शब्द, ये बेसिकली सम उपसर्ग क्रि पूरक क्रि धातु से ति प्रत्यय के योग से ही संस्कृत शब्द जो है उत्पन्न हुआ है ना। तो ये आप लोगों का कोई संस्कृत ऐसा तो है नहीं कि आप पेट का जो है सुपर टेट और यूपी टेट सी टेट का पेपर दे रहे हैं और वहाँ पे संस्कृत आपने चूज़ किया है तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बशर्ते यहाँ पे समझाने के प्रयास किया जा रहा है कि संस्कृति भाषा में अगर हम बात करें तो जो सम है उपसर्ग और पूर्वक, क्रि एक धातु है, ति एक प्रत्यय है, और इन 3 जो सम क्रि ति जो शब्द बनता है इसी से बना है संस्कृति। तो यदि फार्मूला अगर पेपर में बनाएगा भी तो आपको इस तरीके से लिखेगा सम प्लस क्रि प्लस ति। क्या ये संस्कृत है? कहीं कहीं आपको सम पूरा लिख देगा या आधा माह हटा देगा, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे शब्दों पर। यही वाला ऑप्शन अगर आएगा तो ये वाला सही रहेगा। तो संस्कृति में अगर हम बात करें तो सम प्लस कृति अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझ कर किए गए कार्य ही एक प्रकार की संस्कृति है।
यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। संस्कृति की अगर हम बात करें तो कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है अपनी परिभाषा भी दिया है। हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समाजकारी में जो संस्कृति है हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, ये बेसिकली संस्कृति को बताता है। कई विद्वान आए, संस्कृति बताया कि एक जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आदर्श, कानून, प्रथा, अन्य किन्हीं दो आदतों की क्षमताओं का समावेश होता है ना। तो ये चीज़ें हैं जो संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, संस्कृति समाज का मानव को सर्वोत्तम वरदान है। संस्कृति का अर्थ उस सब कुछ से होता है जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है या समझ पाता है ना। तो परिभाषा देखिए, एक विद्वान है यहाँ पे क्यूबर की बात करें तो मानव विज्ञान के शब्दों में संस्कृति सीखे गए व्यवहार और सीखे हुए व्यवहारों के परिणाम के सतत परिवर्तनशील, मतलब एक प्रकार का लगातार परिवर्तन हो रहा है, सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया देखी जा रही है। इस रूप में जब हम देखते हैं तो वो संस्कृति बताती है। तो इनमें सीखे गए व्यवहार क्या हो सकता है? एटीट्यूड हो सकता है, अभिवृद्धि हो सकती है, अभिवृद्धि, आदर्श, ज्ञान, भौतिक पदार्थ इत्यादि चीज़ें शामिल है जिन्हें समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रदान करते हैं। तो ये बेसिकली परिभाषा बजाती क्यूबर की। तो मैं कहूँगा कि आप ये केवल याद रखें कि जो संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। बस एक विद्वान रहे, आप लोगों को मालूम होगा, द लिटिल कम्युनिटी, एक किताब आई थी सन 1955 में, और रेडफील्ड महोदय ने संस्कृति में अपना कुछ बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। तो वो संस्कृति है जो रेडफील्ड ने कहा था, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार व प्रतिमानों का कुल योग है। अगर कोई पूछे तो आप ये भी बता सकते हो, है ना, गलत नहीं जाएगा, कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार और प्रतिमानों का कुल योग होता है, वही संस्कृति होता है। ठीक है, तो ये टाइलर महोदय है, परिभाषा आ जाती है, प्रस्तावना है संस्कृति के। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे संस्कृति क्या है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मजुमदार ने तो संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन माना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करते हैं। संस्कृति में धर्म, कला, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन, मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति के माध्यम से करता है। कोई आवश्यकताएं अगर है, उसको नीड है, अगर आपको उस नीड की अगर आप पूर्ति करते हैं तो उसकी जो जिम्मेदारी बताई जाती है वो संस्कृति बताई जाती है। तो संस्कृति में क्या जिम्मेदारियां हो सकती हो सकता है भाई धर्म हो सकता है कला हो, विज्ञान हो, विश्वास हो, रीति रिवाज हो, रहन सहन हो। तो मानव द्वारा निर्मित जो सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वही वस्तुएं उनका सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। भौगोलिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी सामूहिक जीवन प्रणाली होती है, उसकी कला, विश्वास, ज्ञान आदि विशेष ढंग के होते हैं जिसे हम सामान्य अर्थों में संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए अनेक साधनों का निर्माण भी किया है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो ये रही संस्कृति। तो संस्कृति में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अगर परिभाषा पूछे, मीनिंग पूछे, तो मीनिंग केवल इतना ध्यान रखिए कि समूह के साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकताएं, कुछ उस आवश्यकताओं के लिए कुछ नियम होंगे, विधान होंगे जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंध, जहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन बन रहा है, व्यवहार और क्रियाओं को निर्देशित और नियमित कर सके, वही बेसिकली संस्कृति है। तो सामूहिक जीवन में क्या क्या हो सकता है भाई? नियम हो सकते हैं, विधान हो सकते हैं, व्यवहार हो सकते हैं, प्रणालियाँ हो सकती है, मूल्य हो सकते हैं, मानक हो सकते हैं, आचार संहिता हो सकती है। तो व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत का एक अंग होते हैं ये सभी। तो कभी संस्कृति पूछे तो ये सारे शब्द आता है, वैसे आप ऑप्शन को देख कर भी लगा देंगे। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विधियाँ, प्रविधियाँ, उपकरण, रीति रिवाज, प्रथा का जन्म दे, जो अभी आपने ऑप्शन में देखा था ऊपर। ठीक है,
और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो टोटली मैंने बताया भी था कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, बस वही संस्कृति हो जाएगा। और इसके अलावा कोई ये कहिए कि आप कोई परिभाषा के साथ एग्ज़ाम में आए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि एग्जैक्ट परिभाषा के नाम से दे। यहाँ अगर आप बात करें तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। देखिए एक विद्वान का नाम आ रहा है क्रोबर ऑन। बात करें अगर हम लोग क्ल्यूखोन के बारे में, ये अगर हम बात करें तो इन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया है और इनके कई शब्द हैं परिभाषा करने के। इन्होंने सिंपल तरीका नहीं बताया, कई तरीके बताए। कहा कि संस्कृति सोचना, अनुभव करना और विश्वास करने का एक तरीका होता है, तो ये भी संस्कृति होता है। देखिए इनके अकॉर्डिंग तो संस्कृति ये भी सत्य हो जाएगी फिर, है ना, इनका स्टेटमेंट है। फिर संस्कृति जो होती है लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका होता है, ये भी संस्कृति आप कह सकते हो। संस्कृति व्यवहार का सारांश होता है, एक प्रकार से आप ये कह लीजिए एक निचोड़, है ना, तो आप ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है, संस्कृति सामाजिक धरोहर है जो व्यक्ति के अपने समूह से प्राप्त होता है, संस्कृति बार बार घट रही है समस्याओं के लिए मानवीकृत दिशाओं पर एक समुच्चय है, संस्कृति व्यवहार के जो है मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन माना गया है ना। तो ये सारे एक प्रकार के जो बताए गए हैं वो संस्कृति को रिलेट करने वाले शब्द हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में, है ना। आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने आता है संस्कृति के प्रमुख लक्षण। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसकी विशेषताओं पर संस्कृति की, तो संस्कृति की जो विशेषताएं हैं कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है लक्षणों को। लाइक अगर मैं बात करूँ संस्कृति समाज से संबंधित होती है, ये बात आप सभी लोगों को मालूम होगा। संस्कृति समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाज से। और मैंने यह स्टेटमेंट लेविगोत्स्की को बताया था, बात सत्य है। संस्कृति की उत्पत्ति, विकास और संचार का संबंध समाज से होता है, व्यक्ति से नहीं होता है। समाज से अलग रहकर कोई भी व्यक्ति संस्कृति का ना तो विकास कर सकता है ना ही उसका प्रसार कर सकता है। इसलिए संस्कृति समाज से संबंधित है। अगर ये प्रश्न में ऑप्शन में आता है तो इसको आप सभी लोग टिक लगाइएगा, ये सत्य है। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर, संस्कृति में सामाजिक गुण पाए जाते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम होगा। सर अभी आपने बोला संस्कृति समाज से अलग है। संस्कृति समाज से अलग है? अभी क्या रिपीट किया आपने कि ऑप्शन में आया तो ये लगाना, मैंने वो सुना नहीं, संस्कृति समाज से संबंधित है। हाँ ठीक है, तो वही मैंने कहा ये मैंने गलत सुना है शायद, ठीक है। अरे भाई साहब क्या चाहते हो आए। चलो तो देखिए पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा। अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक बार पहले ही बता दिया कि संस्कृति समाज से रिलेटेड लेविगोत्स्की का तो अलग हो नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं। तो संस्कृति में सामाजिक गुण भी पाए जाते हैं। अच्छा भाई ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए प्रश्न में मैं ये जो लिख रहा हूँ ये भी ऑप्शन में आ सकते हैं आपके। संस्कृति में अगर हम बात करें तो सामाजिक गुण पाए जाते हैं। अब इसके बारे में कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृति जो है सामाजिक आविष्कार है। बागबानी हो गया, भोजन पकाने की विधि का आविष्कार हो गया, खेती हो गया। और किस मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे भोजन पकाने की विधियों का आविष्कार किस एक व्यक्ति ने नहीं किया है और ना ही ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा संभव भी है। समझने की कोशिश करिएगा कि संस्कृति में किस तरीके से सामाजिक गुण पाए जा रहे हैं। तो प्रथाएं, परंपराएं, नियम, विधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ तो अगर हम बात करें कि संस्कृति के विभिन्न अवयव हैं जहाँ पे ज्ञान, विश्वास, प्रथा, परंपरा, विधि आदि किसी एक या कुछ व्यक्तियों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए संस्कृति में सामाजिक गुण पाए जाते हैं। तो इसमें सभी की भूमिका होती है ना। इसमें कई विद्वान की भूमिका होती, कई विचारधारकों के जो है धारणाएं बनी होती हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि संस्कृति में सामाजिक गुण पाए जाते हैं। ये बात सत्य है। अच्छा दूसरी बात, संस्कृति सीखी भी जाती है।
अच्छा, संस्कृति सीखने का मतलब ये नहीं कि आप संस्कृत पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ संस्कृति जो सीखी जाती है बेसिकली इसके व्यवहार की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, यह उत्तराधिकार में नहीं बल्कि शिक्षा और अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है, और व्यक्ति समूह के आचरण व्यवहार लक्षण का जो अभ्यास के द्वारा सीखता वही संस्कृति सीखी जाती है। भाई अगर आपके सामने जैसे जो पूर्वज सर लोग रहे शायद होंगे, ज्वाइनिंग का मैसेज आया हुआ है। अच्छा जैसे अगर हम बात करें आप अपने, अगर आपके फैमिली जो है जॉइंट फैमिली होगी तो आप सोचिए ज़रा कि जैसे बड़े बुज़ुर्ग लोग जैसे वो घर में किसी अपने बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करते होंगे तो आप लोग भी तो देख कर ही तो सीखते हैं। तो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ व्यवहार को सीखने को लेकर, तो इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि संस्कृति सीखी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली प्रक्रिया होती है ना संस्कृति, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये सारी पॉइंटें हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, नोट भी कर सकते हैं आप सब लोग। संस्कृति सीखने से विकसित भी होती है। अच्छा, सीखने से विकसित कैसे होगी भाई? व्यक्ति संस्कृति जो होता है सीखता है, अर्थात यह जन्मजात गुण नहीं पाया जाता है, यह जन्मजात नहीं पाया जाता। मैं आपको बता दूं, आप लोग जरा मुझे बताइएगा, मैंने कई बार बोला भी हो, वह कौन सा विद्वान है जिसने कहा था कि एक बच्चा आप मुझे कोरा कागज़ की तरह अगर देते हैं, कोई बच्चा मुझे कोरे कागज़ की तरह जैसा चाहोगे मैं वैसा बना दूंगा। ये किस विद्वान का स्टेटमेंट है जहाँ ये पॉइंट नंबर 4 पर फिट बैठता है संस्कृति सीखने की विकसित होती है? कोई बताना चाहेगा मुझे? एक बच्चा, एक व्यक्ति जो है कोरा कागज़ की तरह होता है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा उस बच्चे को बना दूंगा। यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, बताइए, बोलिए। अच्छा, अगर नहीं पता होता तब बोलते भी नहीं हो आप लोग, है ना? कितने महान भाव आप लोग हो। हाँ, तो थोड़ा सा बोल दिया करें, बोलने का कुछ नहीं जाता, केवल मुंह की हवा जाती है, बस क्या जाता है? तो देखिए, जो संस्कृति सीखने से विकसित होती है, इस परिभाषा को मैंने इसलिए वहाँ से रिलेट कराया क्योंकि जेबी वॉटसन ने कहा था इस बात को कि बच्चा मुझे आप जैसा भी दोगे मैं वैसा बना दूंगा जैसा आप कहोगे। तो वहाँ पे अगर मैं आपको एक बात करूँ, जेबी वॉटसन सर। हाँ जेबी वॉटसन। एक इससे पहले एक नाम आता है जीन मार्क इटार्क। नाम सुना है जीन मार्क इटार्क का? जीन मार्क इटार्क का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुने हो तो मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ, जीन मार्क इटार्क जो थे ये बेसिकली इन्होंने एक जंगल के बच्चों को पकड़ा, देखा जंगल के बच्चों से लिया, और जो जंगल का बच्चा था जिसको पकड़ा था उसने, तो वो बेसिकली ना ही बोलता था, बोलता भी नहीं था वो बच्चा, ना ही कोई सभ्य बिहेवियर करता था, है ना? तो जिस तरीके से उसको वातावरण मिला जंगल वाला, वही बिहेवियर समाज में भी कर रहा था। जीन मार्क इटार्क ने उस बच्चे को आई थिंक मेरे समझ से 1 मंथ प्लस था, किताब में लिखा हुआ था 1 मंथ प्लस था, और उस समय उन्होंने उसको जो है थेरेपी, चिकित्सा बहुत कुछ प्रोवाइड कराया, तो इम्प्रूव हुआ था उसके में। तो इसलिए कहा जाता है ना कि व्यवहार जैसा आप देखेंगे वैसा आप सीखेंगे। तो संस्कृति सीखने से विकसित होती है, तो मतलब ये जन्मजात कोई गुण नहीं है कि अगर उस व्यक्ति में वो गुण है तो आप में जीन्स आ गए। हाँ, यहाँ पे समाज में रहकर व्यक्ति संस्कृति के विभिन्न पक्षों को अपना लेता है। आप किस तरीके से व्यवहार करेंगे, है ना? आप भाई अगर कोई आप अपराध करेंगे तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी आपको कोर्ट के माध्यम से या कानून के माध्यम से। तो ये आप सीखे कहाँ से? समाज में ही रह के सीख रहे हैं सारी चीज़ें, है ना? किसी से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं आप, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना? छोटों से आदर या एक प्रकार से उनसे भी रिस्पेक्ट पूर्वक बात कर रहे हैं आप लोग, तो क्या ये सीख ही तो रहे हैं आप सब। अपने बच्चों को भी आप लोग अच्छी सभ्यता अपनी अच्छी संस्कृति ही बताते हैं, है ना? कि भाई इस तरीके से नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, ना गाली देना, ना कुछ करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप पॉजिटिव चीज़ों पर बात करते हैं। तो संस्कृति सीखने का विकसित होता है, ये नहीं कि आपके बच्चे में आया कि आपकी वजह से संस्कृति आया, ये कोई जन्मजात गुण नहीं था। इस बात को काफ़ी फोकस करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जन्मजात गुण भी देखने को मिल सकते हैं संस्कृति को लेकर, वंशानुक्रम मिल सकता है ना? ऐसा कुछ बात करेंगे। संस्कृति एक संचरित होती है। देखिए, संचरित होने का मतलब क्या है पहले समझिएगा इसको भी। संस्कृति जो संचरित होती है ना,
इसका मतलब है कि संस्कृति सीखने से संबंधित है। और संचरित जो शब्द है यह संचार को बताता है, एक प्रकार का इसका संचार संभव है। तो सांस्कृतिक प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचरित होती रहती है, और इस प्रकार एक पीढ़ी जो संस्कृति है उसका जितना विकास कर लेती है वह समग्र रूप से अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिल जाती है। अब आप समझिएगा कैसे। और इसी विशेषताओं के कारण संस्कृति का जो रूप है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये ना सोचिएगा कि वंशानुक्रम आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो संस्कृति के संचार का सबसे मुख्य साधन जो है भाषा है। मुख्य साधन क्या है? भाषा। संस्कृति के कम्युनिकेशन का सबसे मुख्य साधन जो माना जाता है वो लैंग्वेज को माना जाता है, भाषा को माना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। भाषा के जनक कौन कहे जाते हैं? आपको बता देता हूँ, नॉन चॉम्स्की का नाम आता है। नॉन चॉम्स्की का नाम आता है भाषा के जनक में। और एक आपका आता है LAD, जिसको आप बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये भी स्टेटमेंट जो है नॉन चॉम्स्की का है। ये सोशल वर्क का प्रश्न है, LAD, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा अर्जित डिवाइस। तो इस चीज़ को भी आप लोग जी सर ये एलईडी का सर वो फुल फॉर्म बता दीजिए। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब एक प्रकार एक्वायर करना, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन, हाँ, डिवाइस। हिंदी में इसको बोलेंगे भाषा अर्जित डिवाइस, है ना, भाषा अर्जित डिवाइस। तो ये चीज़ें आती हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भाषा जो है संस्कृति के संचार का एक मुख्य साधन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने शुरुआत में एक नाम बताया है लेवाइगोस्की। अगर वही 3 फार्मूले याद हैं तो संस्कृति आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। बस वही 3 शब्दों पर ही आधारित है, समझ लीजिए, लेवाइगोस्की की। बात करते हैं संस्कृति में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, वो भी आप ध्यान रख ले सकते हैं कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाई संस्कृति क्या करता है? अगर हम बात करें तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अच्छा, वो कैसे? कोई बताना चाहेगा? विनीत शुक्ला जी बताएं, कैसे मानव आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करेगा? चलिए, अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए सर, क्योंकि भाषा इसका वो है ना, उसका मुख्य साधन है बात करने का। तो जब वो फैलेगी तो वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अच्छा, चलो आपने लैंग्वेज को जोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन संचरित वाली प्रक्रिया होती है, संप्रेषण वाली, तो आप ठीक कहते। चलो ये भी ठीक है, मेंस में लिख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं कि नंबर आप कट जाएंगे, मेंस में मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें संस्कृति जो होती है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अगर हम बात करें तो संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है भाई। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे भोजन है, यौन संतुष्टि है, मनुष्य की मूलभूत कोई भी आवश्यकता है। मूलभूत का मतलब होता है बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। तो उन बुनियादी आवश्यकताएं जिसकी संतुष्टि स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। और अगर हम बात करें मर्यादित रूप से भी इसको पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि संस्कृति का जो सूचक है, जो पीढ़ियों के सामाजिक अनुभव, जैसे एक विवाह के फलस्वरूप विकसित हुआ है और जो व्यक्ति के समूह के हितों को बेहतर पूर्ति का श्रेष्ठ साधन के रूप में जानता है, वो बेसिकली संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो संस्कृति जो है वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी बात है और ये सत्य भी है। इसका मतलब कि पीढ़ियों की जो सामाजिक अनुभव हैं उसी के फलस्वरूप या उसी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विकसित होता है, और जो व्यक्ति के समूह के हितों की बेहतर पूर्ति की बात कर रहा होता है और श्रेष्ठ साधन के रूप में जाना जाता है, तो वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति कहलाती है, जिसमें आप डाल सकते हैं भोजन, यौन संतुष्टि, मनुष्य की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हो सकती हैं उन सभी को डाल सकते हैं। पता चले कि आप मैकडुगल की मूल प्रवृत्ति डाल दें तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैकडुगल की मूल प्रवृत्ति नहीं होगी, यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैकडुगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बात किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात मैस्लो वाले आ सकते हैं ना, मैस्लो वाले 5 जो बताए थे उसमें, वो बेसिकली मैडम
यहाँ पे अगर हम बात करें संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में तो बात नहीं था वो बेसिकली मानव की आवश्यकता को लेकर था। हाँ, मानव आवश्यकताओं का तो मानव उन्होंने आवश्यकताएं उन्होंने संस्कृति से पूरी हो नहीं रही है यहाँ ना, पे तो हमें संस्कृति का देखो बात है यहाँ पे भी, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे स्नेह किया जो थर्ड स्टेप था उसने जो पहला उन्होंने बताया था शारीरिक, दूसरा उन्होंने सुरक्षा, तीसरा उन्होंने स्नेह और प्रेम की बात किया था, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो थर्ड वाली संस्कृति मानव की आवश्यकता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। बाकी आप चारों को आप इन्वॉल्व ना करें। तो वो मानव की आवश्यकताओं पूर्ति, उन्होंने ये कहा था कि एक व्यक्ति आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकता ही लेकर ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति तक होते होते तक ना वो एक्सपायर भी कर जाता है। ये परिभाषा भी प्रश्न में पूछा जा चुका है, एग्ज़ाम में आता है कि एक व्यक्ति आवश्यकता लेकर पैदा होता है, आवश्यकता के साथ ही वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आप उसको ध्यान रखिए। अब्राहम मैस्लो का ये स्टेटमेंट है। और इसी बात पे मुझे याद आई कि संस्कृति मानव आवश्यकता को लेकर हम बात करें तो मैस्लो की भूमिका अगर आएगी जी। सर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे पैदा होता तो एक बायोलॉजिकल सोशल एनिमल तब तो है नहीं, लेकिन जब सोसाइटी या समाज में आता है तो जो परिवार है या आसपास पड़ोसी, तो वो कल्चर है, संस्कृति जो पहली पीढ़ी है तो उसी के माध्यम से तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सीखता है। हाँ, बात तो मैं वही कर रहा हूँ, पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित हो रही वही तो संस्कृति है। बात तो मैंने शुरुआत में बोल दिया था, ये बात वही चीज़ है। हाँ देखो संस्कृति यही है। आप जैविकी जो आप बोल रहे हैं, जैविकी बेसिकली वंशानुक्रम को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अभी आप देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए, अभी आपको सीखा हुआ ये जो लक्षण नहीं है यहाँ पे अभी मैं इस पे जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा रुके रहिए, मैं समझ गया हूँ आपको, ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी इसको। तो यहाँ आपने ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और संस्कृति मानव आवश्यकता लेकर जो है यहाँ पर आवश्यकता होती है और फिर आवश्यकता की पूर्ति करती है। उसके बाद आती है संस्कृति मानवीय होती है। संस्कृति क्या होती है भाई? मानवीय भी होती है। अच्छा, संस्कृति मानवीय कैसे होती है? देखिए बात को समझिएगा। संस्कृति मानवीय होने का मतलब ये बता रहा है कि संस्कृति मानव समाज की मौलिक विशिष्टता होती है। जहाँ पशु समाज में किसी प्रकार की संस्कृति नहीं पाई जाती, इस बात से आप सहमत हैं? यह सत्य भी है कि पशु भी अनेक प्रकार के व्यवहार सीखते हैं, ये भी आप जानते हैं, परंतु उनका व्यवहार सीखा हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में नहीं लेता है। क्यों? सही बात है ना ये? तो यहाँ अगर हम बात करें तो भाषा के अभाव में पशुओं में संस्कृति का प्रश्न ही नहीं उठता। बात सत्य है कि नहीं? तो इसलिए आप इस बात को कहिएगा कि संस्कृति मानवीय ही होती है। तो ये अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसको भी टिक लगा दीजिएगा कि ये भी सही है मानवीय के रूप में। वहीं अगर हम बात करें तो संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति जो होती है समूह के लिए आदर्श होती है। अच्छा, जो समूह के लिए आदर्श होती है, यहाँ पे किसी समूह के अगर सदस्य अपनी संस्कृति के नियम, मूल्य, मान्यता को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं और उन्हें जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो वास्तव में जो संस्कृति है वो सामूहिक अनुभव से उद्भव होती है और यह उन्हीं मूल्य और मानक और लक्ष्य को स्थापित करती है जो पीढ़ियों के अनुभव के परिणाम स्वरूप विकसित और सकारात्मक होती है। सकारात्मक का मतलब वांछनित होती है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए उसका सम्मान करना चाहिए, मतलब किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, है ना। चोरी करना पाप है। स्त्री मातृत्व और शक्ति की प्रतीक है। गुरु का आदर करना चाहिए, हैं। आदि हमारे जीवन के जो कुछ आदर्श हैं जिन्हें हम सदियों से अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, तो वहाँ पे संस्कृति समूह के लिए आदर्श भी बनती है। तो समूह के लिए भी आदर्श बन जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, सरल है। संस्कृति एक विरासत भी होती है। संस्कृति जो होती है मनुष्य में, अगर हम बात करें, मनुष्य संस्कृति को बिना किसी प्रयास के अचेतन मन से ही सीख लेता है। बिना संस्कृति के आदर्श को सीखे मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य ही नहीं बना पाता। तब ऐसी कंडीशन पर आपको एक बात बता दूं कि मनुष्य को सामाजिक हिरासत के आदर्शों का अनुसरण करना पड़ता है। समाज ऐसे व्यक्ति को स्वयं में सम्मिलित नहीं करता।
जो बिना संस्कृति के आदर्श को सीखे मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य ना बना सके, उसको कभी लेता ही नहीं। तो जहाँ सामाजिक विरासतों के आदर्शों का अनुसरण होता है वो बेसिकली सामाजिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है ना, वो चीज़ें रिप्रेजेंट होता है ना। एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग। क्या मैं कहाँ था, किसी को याद है? विरासत पे, हाँ, संस्कृति विरासत पे था। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृति जो है समाज मनुष्य को सामाजिक विरासतों के आदर्शों के अनुसरण करता है, ये बात सत्य है। संस्कृति मानव समाज का सार भी होता है। अच्छा, संस्कृति में एक सिलेबस अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा। भौतिक और अभौतिक, भौतिक और अभौतिक दोनों ही होती है। अब समझिए कैसे भौतिक कैसे अभौतिक। देखिए, संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक होता है, एक अभौतिक होता है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से आप अवलोकन करेंगे, और जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने वाली वस्तुएं आती हैं वो भौतिक कहलाती हैं संस्कृति। जैसे घर आ जाएगा, मकान आ जाएगा, अचल संपत्ति आ जाएगी, ये चीज़ें भौतिक होती हैं। और अभौतिक क्या होता है? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आचार विचार आ जाएगा, आपकी कला आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा, ऐसी वस्तुएं आती हैं, वो अभौतिक होती हैं। तो जहां प्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया हो रही हो वो भौतिक हो जाएगा, जहां अप्रत्यक्ष रूप से हो रही प्रक्रिया वो अभौतिक हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति जो होती है हस्तांतरित होती है, सामाजिक भी होती है, संस्कृति एक आदर्श के रूप में भी होती है, संस्कृति के अनुकूल की क्षमता भी होती है, संस्कृति समन्वयकारी भी होती है, संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर भी होती है। ये आप सबको बता दिया है। आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे संस्कृति के प्रमुख लक्षण में, जैसे आप लोग अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, यही टॉपिक शायद था उनका, कि सीखा हुआ व्यवहार। आप समझने की कोशिश करिएगा कि सांस्कृतिक वंशानुक्रमण के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती है। सर शायद आपका सवाल यही था, बताएं क्या है आप जुड़े हुए? देखिए, संस्कृति आप जैविकी बात कर रहे थे, शायद बायोलॉजिकल बात कर रहे थे, है ना। तो वो बेसिकली अगर हम बात करें तो जहां आप वंशानुक्रम हेरिडिटी को जोड़ेंगे वो आपका गलत हो जाएगा। आप पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि जैसे अब मैं जो बिहेवियर करूँगा, जो मेरा जो व्यवहार होगा, ये मेरी आने वाली पीढ़ी है ना, वो उसको हस्तांतरित होगी, है ना। वो जो है ये जो मैं बिहेवियर या व्यवहार जो करूँगा, मेरे ही द्वारा सीखा हुआ व्यवहार, जो मतलब जो मैंने सीखा है अपने जो है पूर्वजों से सीखा है ना, अब मेरी आने वाली पीढ़ी मुझसे सीखेगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी का मतलब नहीं वंशानुक्रम पीढ़ी, है ना। तो ये हस्तांतरित वो नहीं होती, अपितु व्यक्ति समाज में रहकर इसे सीखता है। अभी अगर मैं बात करूं दो व्यक्ति की, और दो जुड़वा ट्विंस अगर भाई ले लेते हैं या बच्चे ले लेते हैं, और दोनों को अलग अलग सोसाइटी दे दीजिए, एक जंगल में रहने के दे दीजिए और एक समाज में रहने के दे दीजिए, रहने के लिए बोल दीजिए, तो दोनों में देखिए अंतर पाए जाएंगे, है ना भाई। अब यहाँ पे उसका फादर अगर मैं बात करूँ तो भाई हो सकता है बहुत सभ्य आदमी रहा हो, अच्छा आदमी भी रहा हो, ऐसा भी कह लीजिए आप। लेकिन जो जंगल में रहा है वो क्यों नहीं सभ्य वाला बिहेवियर है? क्योंकि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे वातावरणीय, ना कि वंशानुक्रम। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो संस्कृति की अवधारणा सामूहिक अवधारणा है, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, और यह सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम जो है मध्य व्यक्ति समाज के धर्म, आचार, कला, परंपरा आदि को सीखता है। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को सीखा हुआ गुण, व्यवहार और सामाजिक विरासत माना है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया है, गुण के रूप में बताया भी है, बिहेवियर के रूप में बताया है, संस्कृति को जो है विरासत के रूप में भी बताया है ना। तीनों चीज़ें बता दिया मैंने अभी।
ये देखिए लक्षण है। हस्तांतरणशील भी मैंने आपको बता दिया, देखिए किस तरीके से हो रहा है। भौतिक हो अभौतिक दोनों ही प्रकार की होती हैं, और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की जो हस्तांतरित होती है, परिवार विद्यालय इत्यादि संस्कृति को हस्तांतरित करने का एक साधन माना जाता है। देखिए ये भी नोट कर लीजिएगा, साधन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो परिवार विद्यालय लगा लीजिए। क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। इन दोनों उदाहरण बहुत ही फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक गुण है ना, आदर्शात्मक प्रक्रिया भी है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मोरडॉक, यहाँ पे मोरडॉक की बात अगर मैं करूँ ना, बहुत ही फेमस पर्सन है। इसने कुछ विशेषताएं भी बताई। इसने एक बात तो ये बोला कि संस्कृति सीखी जाती है भाई, इसी का शब्द है। संस्कृति सीखी जाती है, इसी का शब्द है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, क्या होती है? हस्तांतरित होती है ना, और ये भी क्या है? इसी के शब्द हैं। दूसरा, संस्कृति एक आदर्श के रूप में होती है, इसी का शब्द है मर्डोक का ही। संस्कृति जो है प्रसन्नदायक होती है, क्या होती है? प्रसन्नता दायक होती है। संस्कृति अनुकूलन की क्षमता होती है, किसकी क्षमता होती है? अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति समन्वयकारी होता है, समन्वयकारी हो जाएगा। संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इतने शब्द जो हैं संस्कृति के हैं, मर्डोक ने दिए थे अपनी विशेषताओं में, और इन्होंने किस तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात किया है। देखिए मैंने लास्ट में बोला भी है, आपको पॉइंट भी डाल दिया। आवश्यकता की पूर्ति ये इसी का स्टेटमेंट है। अनुकूलन की क्षमता भी मर्डोक की ही स्टेटमेंट है ना। संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है, जाहिर सी बात है भाई। प्रत्येक समाज में अपनी प्रथा होती है, परंपरा, धर्म, विश्वास, कला, विज्ञान, ज्ञान सब कुछ होता है, अलग अलग पाई जाती है। प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता की बात अगर हम करें तो केवल अवधारणा मात्र ही नहीं, बल्कि संस्कृति जो है मानव समाज की उपज है, और समाज एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है ना। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मनुष्य प्रतीकात्मक प्राणी होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। निरंतरता और ऐतिहासिकता की बात करें तो ये भी संस्कृति में पाई जाती है। तो संस्कृति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना, ये चीज़ आप कह सकते हो। संस्कृति का आधार जो है आविष्कार और मानव सीख पर आधारित है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्रोबर के बारे में भी हमने ऊपर बताया था, वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। संस्कृति के 3 आयाम होते हैं। संस्कृति के कितने आयाम हैं? 3 टाइप के आयाम हैं। जानते हैं आप लोग तीनों आयाम? नो सर। नहीं, चलो देखिए, जो संस्कृति के 3 आयाम होते हैं, एक संज्ञानात्मक होता है, दूसरा मानकीय होता है, तीसरा क्या होगा? भौतिक। और ये आयाम है, 3 ही आयाम होते हैं। देखिए संज्ञानात्मक में क्या होता है? हमारे द्वारा देखे या सुने गए जो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की जो प्रक्रिया है सीखने से संबंधित, वो संज्ञानात्मक है। जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन की जैसी घंटी को पहचानना, है ना भाई। जैसे आपके फ़ोन की अगर बेल बजती है, आप पहचान जाते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करना की जो प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक है। भाई किसी नेता के कार्टून की पहचान कर लेना, ये संज्ञानात्मक है। आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने बीच में फेसबुक पे बहुत सारे देख रहा था, जो है डांस वीडियो बना दिए थे। आप लोगों में से कोई देखा था? भाई मिला तकाद बच्चों को जरूर होगा। डांस, नेता को, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का जो है कार्टून बना देते थे लोग, है ना। हाँ, तो वो चीज़ें, वही चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही संज्ञानात्मक में। जो मानकीय होता है ना, इसका संबंध आचरण के नियम से होता है। मतलब अन्य व्यक्तियों के पत्रों को ना खोलना, निधन पर अनुष्ठान का निष्पादन करना, क्या कहलाता है? मानकीय होता है। मतलब आचरण के नियमों से रिलेटेड हो जाएगा मानकीय, आचरण से रिलेटेड हो जाएगा मानकीय। और भौतिक साधन का प्रयोग संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये चैटिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना। ज़मीन पर अगर हम बात करें कॉलम बनाने के लिए, जैसे
चावल के आटे का उपयोग कर लिया आपने, शामिल इसमें। तो मेरा कहना मतलब भौतिक में मतलब भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल हो सकती है। तो यानी यहाँ पे रिसोर्सेज रहेंगे इम्पोर्टेंट, साधन यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट रहेंगे, साधन। तो भौतिक पदार्थ में उपकरण या यंत्र भी शामिल आप कर सकते हो इसमें, यंत्र भी आप शामिल इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द था ये। और आपको बता दूं कि एक विद्वान थे वाल्टर ओंग। वाल्टर ओंग ने सन 1971 में एक किताब लिखा ओरिलिटी एंड लिटरेंसी, और उसमें अध्ययन करते हुए उन्होंने बताया था कि 3000 विद्यमान भाषाओं में केवल 78 में साहित्य उपलब्ध हैं। 3000 भाषाओं में उन्होंने उस किताब में मेंशन किया कि 78 लिटरेचर उपलब्ध है, यानी साहित्य उपलब्ध है। और ये किताब किसकी है, वाल्टर ओंग की है, सन 1971 में लिखा था, 1971 में। और उस किताब का नाम था ओरेलिटी एंड लिटरेंसी, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक आयाम मतलब भाई जिसे देखे सुने और व्यवहार को लाकर उसे अर्थ प्रदान की प्रक्रिया कर दे। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा भी वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वही चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा आपका आता है आदर्शात्मक। आदर्शात्मक का मतलब मानकीय होता है। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे आदर्शात्मक आयाम का संबंध आचरण के नियमों से रिलेटेड। मैंने एक शब्द बोला था आचरण के नियम, और यही शब्द आप लोगों को जो है एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकारीतिया, लोकाचार प्रथा, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद भौतिक है एक, जहाँ पे साधनों का प्रयोग से संबंधित बताया था मैंने। बस इतनी बातें आप लोगों को। आदर्शात्मक भी तो होता है सर। वही तो आदर्शात्मक ही तो आपका वही बनता है, मानकी। आदर्शात्मक को ही मानकी कहते हैं, है ना, उसी को मानकी बोलते हैं। तो देखिए संस्कृति का जो स्वरूप था, यहाँ पे अगर हम बात करें आगबर्न के बारे में, डब्ल्यू आगबर्न, आपको बता दूं इन्होंने एक किताब लिखा था सन 1922 में। उस किताब का नाम था सोशल चेंज। जानते हैं आप लोग? नहीं पता? 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी। अच्छा, इनका सेरोकिन नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी सोशल चेंज की बात। अभी हम जो है सोशल चेंज की बात, सोशल लेग आगबर्न का है कि सेरोकिन का है, कौन बताएंगे? सोशल लेग की बात है मगर सेरोकिन का ही है। सॉरी कल्चर लेग, सोशल नहीं कल्चर है, कल्चर लेग है ना, क्या है वो, कल्चर लेग है। तो कल्चर लेग, हाँ कल्चर लेग एक प्रकार की ना थ्योरी है ये क्या है, ये थ्योरी है। और यह थ्योरी किसने डेवलप की है बताइए भाई, आप लोग बताते नहीं हो। विलियम एफ आर्ग जो है आगबर्न ने, किसने, विलियम एफ आगबर्न ने किया है, आगबर्न। याद रखिएगा बहुत फेमस चीज़ है ये भी, एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रश्न ये कि सांस्कृतिक अंतराल का जो सिद्धांत है किसने दिया है ना, जो कल्चर लेग थ्योरी किसने दिया है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न बना सकता है। और ये भी सिद्धांत सन 1922 में आया था, लेग भी आया था, सोशल चेंज भी 1922 में ही आया था, है ना। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तो सामाजिक, तकनीकी और विकासात्मक प्रगति है, जबकि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रगति है ना, ये बताता है। तो इन्होंने संस्कृति के 2 प्रमुख भाग में बांटे, एक तो भौतिक संस्कृति बांटा, दूसरा अभौतिक बांटा। भौतिक संस्कृति में मानव निर्मित उन सभी मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, है ना भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी इंद्रियों और द्वारा महसूस भी कर सकते हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, है ना, मोटर गाड़ी, ये सारी इत्यादि देखने को मिलता है। अभौतिक संस्कृति में अभौतिक पक्षों को शामिल किया इसने, अमूर्त होते हैं ये, और इस नाते इसकी कोई निश्चित मापतौल, रंग, रूप नहीं होता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है,
इनका स्पर्श नहीं किया जा सकता है। हमारे विश्वास, विचार, व्यवहार करने का ढंग, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, वैल्यूज़, एटीट्यूड, साहित्य, ज्ञान, कला, अभौतिक संस्कृति के ये जो है तत्व माने जाएंगे, एक एलिमेंट माने जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। कला को कैसे अमूर्त में मानेंगे, कला को अभौतिक में कैसे मानेंगे? अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर कोई डांस कर रहा था, आप देख रहे हैं तो ये कला है, कैसे आप सोच रहे हैं? कला तो अंतर्निहित होती है सर, अमूर्ति होती है, उसका नहीं, परिणाम देख सकते हैं। देखो, अमूर्त आपको मैं बता दूं, वो चीज़ें होती हैं जिसको आप देख नहीं पाते। समाज, आपको बताओ, सामाजिक संबंध है, समाज में सामाजिक संबंध होते हैं, अमूर्त होते हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हो, जिसका कोई आप नाप तोल, रंग रूप नहीं बताए। कला का क्या रंग बताएंगे आप? बताएं, क्या नाप तोल कर सकते हैं? तो कला को तो मैं उस सेंस में ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ डिजाइन या किसी ने कुछ बना अरे दिया, नहीं नहीं वो नहीं कला। नहीं नहीं, वो ड्राइंग नहीं, वो आर्ट, वो ड्राइंग नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो कला नहीं। यहाँ पे आपका कला, आपके अंदर कला है, जिसने होती भाई, आप बहुत किसी न किसी एक फील्ड में तो महारत हासिल कर रखे होंगे, तो आपकी वो कला है। जैसे चाहे वो आप पढ़ने में हो, चाहे आपका जो है किसी व्यवहार को लेकर हो, है ना, या पंक्चुअलिटी को लेकर हो, तो ये कला है। कोई आपके अंदर एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा है ना, वो कला है। हाँ, बस 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 बस। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, भौतिक संस्कृति देखिए मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। ये आपका सही रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्रता से परिवर्तन होता है भौतिक में, और अभौतिक संस्कृति अपेक्षाकृत स्थिर होती है और अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन होती है। भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के बाह्य जीवन से संबंधित है, जबकि अभौतिक संस्कृति मानव के आंतरिक जीवन से संबंधित है कि नहीं? भौतिक संस्कृति का माप संभव है, जबकि अभौतिक में माप तोल असंभव है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता के द्वारा नहीं किया जा सकता, है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें और आपको मिलेंगी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, संस्कृति को लेकर ही प्रेजेंट की जा रही है ना। सभ्यता, बाकी यहाँ पे सभ्यता है, आप तो जानते ही होंगे सभ्यता क्या है ना। सभ्यता में क्या बताऊँ, या तो आप चाहो तो सभ्यता में यहाँ पे कह सकते हो कि प्रमुख लक्षण विशेषताएं ये हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है सभ्यता, परिवर्तनशील है, आचरणीय है, अग्रसर होता है, बाह्य आचरणों का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सभ्यता पे रिलेट करेंगी, है ना। आगे बढ़िए, देखते हैं और भी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके सामने जो थी संस्कृति था। मैंने किसके बारे में पढ़ाया आप लोगों को? संस्कृति, है ना। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बता दीजिए एक बार। आपने विनोबा भावे के बारे में सुना ही होगा। आचार्य विनोबा भावे ने, जी बताएं बताएं। वो विनोबा भावे भूदान आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। इन्होंने कहा था कि सबको जो हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, उन 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। और यह एक निम्न पंक्तियों में बात करने वाला कोई विद्वान था, तो आचार्य विनोबा भावे थे, और समाज जो है संस्कृति को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने उस समय। यह बात संस्कृति के माध्यम से बताने की प्रयास किया था उन्होंने। संस्कृति की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? संस्कृति की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? क्या नाम आप लगाना चाहेंगे उचित? बताएं। देखिए, संस्कृति, चलो कोई नहीं, जो संस्कृति है ना, वो जीवन की एक विधि होती है जो हम
खाते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, बोलते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। ये सभी एक प्रकार की वो सभ्यताएं कहलाती हैं जिसमें संस्कृति को सूचित करता है, जो संस्कृति को सूचित करता है ना, संस्कृति को। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि कल्चर लैग है ना, कल्चर लैग की भूमिका अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका नाम आता है? आगबंड का नाम आता है, इनको ध्यान रखिएगा। और अब अगर हम बात करें तो हज़ारों वर्ष पहले जो है सांस्कृतिक विरासत की देन थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी थी। और संस्कृति में अगर हम बात करें तो दिनकर जी का भी नाम हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इन्होंने मानवीय मूल्य जैसे दया, सदाचार, सच्चाई, सद्भावना आदि जैसे शब्दों पर भी बात किया था, राम सिंह दिनकर महोदय। और जो 3 कंपोनेंट हैं संस्कृति के, संज्ञानात्मक, आदर्शात्मक, भौतिक, जिसको आप आदर्शात्मक को क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं, उसको कहा जाता है। संस्कृति एक अगर हम भाषा के रूप में देखते हैं तो पाणिनि संस्कृत एक शब्द है, जहाँ हम लैंग्वेज भाषा की बात कर रहे हैं, जहाँ व्याकरण समस्त की बात आती है। तो पाणिनि महोदय ने संस्कृति के जनक के रूप में जाने गए और इसी के द्वारा लिखे गए व्याकरण का एक नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी था। और इसी में 8 अध्याय और 4 कितने सूत्र थे उसमें? सूत्र कितने थे? पाणिनि कितने सूत्र दिए हैं? 14 सूत्र दिए हैं। शिव के डमरू से निकला था, शिव के डमरू से निकला था। तो ये चीज़ें थी संस्कृति में। और अब कोई चीज़ें रह नहीं गई है संस्कृति में, जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दिया संस्कृति से संबंधित। सर तो सर जो संस्कृत की अवधारणा है ये पाणिनि जी ने दी थी ना? नहीं, संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। संस्कृत की बात करेंगे तो आगबंड का नाम लगाइएगा। संस्कृत की अवधारणा, हाँ, आगबंड का नाम लगाइएगा, आगबंड का नाम लगाइएगा, ठीक है, संस्कृति में, ठीक है। और इनकी काफ़ी भूमिका रही है आगबंड महोदय की, है ना। विलियम एफ आगबंड इनका पूरा नाम है, आप तो जानते होंगे इनके बारे में। और ये सोशल वर्क के बहुत फेमस पर्सन है, बहुत फेमस पर्सन है, अमेरिकन, हाँ, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है ये। सोशल चेंज के साथ इन्होंने एक किताब भी लिखा था, सोशल चेंज एक किताब लिखा था जो 1922 में आई थी। ऑन कल्चर एंड सोशल चेंज की बात किया, एक साथ में भी एक बार बात किया था उन्होंने। द सोशल साइंस एंड द सोशल साइंस एंड देयर इंटर रिलेशन की बात किया था इन्होंने एक बार। द सोशल साइंस एंड देयर इंटर रिलेशंस। और ये किताब सन 1900, ये किताब कब आई थी मालूम है किसी को? 1927 में, 1927 में, 1927, ठीक है। कल्चर लैग की बात आती है तो 1922, हाँ, कल्चर लैग, ठीक है। आ हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी किताब किसकी है? इन्हीं की है, इन्हीं की है, ठीक है। तो ये जितना चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। संस्कृति के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा है मैंने आप लोगों को करवा दिया, इसमें कोई चीज़ नहीं रह गई है अब संस्कृति में जो आप लोगों से प्रश्न पूछे, है ना। कल अब हम लोग चर्चा करेंगे सोशल सामाजिक स्तरीकरण पे, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको बताते हुए कल समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यूनिट नंबर 4 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक शब्द और हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इसकी क्लास मैं आप लोगों को लाइव नहीं दूंगा, वो क्लासेस मैं रिकॉर्डेड आप लोगों को देता रहूँगा डेली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गरीबी, बेरोजगारी, प्रवास, शराब और मादक द्रव्य का सेवन, घरेलू हिंसा, दहेज, अपराध, है ना। तो मैंने अपराध पे बात हो चुकी है, मैंने कर लिया है, गरीबी पर भी बात कर लिया है ना। कल और भी बात करेंगे 1-2 लोगों पर, ठीक है ना, 1-2 टॉपिक पर, कोई ना कोई, ठीक है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।